अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन इलेक्शंस के हवाले से 2024 के ये 12वें इंतखाबात हैं और ये इंतखाबात में शफाफियत और लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा जिक्र रहा है। आज रात 12 बजे तक सब पार्टीज के पास वक्त है कि वो अपनी कैंपेनिंग का बाकायदा तौर पर इख्तिताम करें, क्योंकि 12 बजे के बाद ये खिलाफ वर्जी हो जाएगी और फिर इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आ सकती है। लेकिन आज हम अपना फोकस इस बात पर तो रखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से क्या नताइज आ सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। कह रहे हैं कि अगर हमारी वोट्स में कोई छेड़छाड़ हुई तो मैं ऐसे पीछे पड़ूंगा कि आप बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। तो उस वक्त से हम डर के बैठ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे हम ये रोकेंगे कि छेड़छाड़ ना हो वोटों में। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, तो वहां पे 15,696 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और ये पख्तूनख्वा के अवाम है, उसके जो वोटर्स हैं वो है 21.93 मिलियन। और इनमें जो मर्द हजरात हैं वो है 1,19,000 से जायद, और फीमेल वोटर्स जो हैं वो 83,000 और कुछ है। औसतन ये सारा कुछ मामला चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एक जाहिर है एक प्रिडिकमेंट है पीटीआई की कि वो ना कौन मीटिंग्स कर पाए हैं, ना खुल के जलसे कर पाए हैं। फिर जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस खटक साहब की जमात है, वो भी रन फॉर द मनी देगी। लेकिन कुछ लोगों का अंदाजा है कि JUIF अपनी जगह यहाँ बखूबी बना लेगी। और ये एक वाहिद इलाका है, एक वाहिद सूबा है जिसमें लोगों ने बैठ के बहुत बातें की, पार्टियां मिली आपस में, लेकिन बेनतीजा वो मीटिंग्स खत्म हुई, क्योंकि सबको लग रहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जीत रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में जीतेगा कौन, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारा स्टीम्ड पैनल मौजूद है। पीजे मीर साहब, खाबर नईम हाशमी साहब, नवीद चौधरी साहब, सलीम बुखारी साहब, वन एंड ओनली, और हमें थोड़ी देर में मियां ताहिर साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले सलीम बुखारी साहब आपके पास आते हैं, क्योंकि फीमेल वोटर्स के लिए भी कायम कर दिए गए हैं अलग पोलिंग स्टेशन, और बाकी तो सारे इंतजाम ठीक नजर आ रहे हैं। लेकिन एक जाहिर है एक थ्रेट है, यहाँ पर एक्सट्रीम वायलेंस भी हो सकती है, हसास भी करार दिए गए हैं कोई 50 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन। तो आपको लगता है कि इस बार टर्नआउट अच्छा होगा? बहुत शुक्रिया आपका सना। गुजारिश ये है कि KPK जो है वो कई एतबार से फोकस में है। एक तो ये बुनियादी वजह है कि ये होम बेस है PTI की, 2 मरतबा वहाँ वो हुकूमत इलेक्ट होके आ चुकी है, और तारीख़ में ये भी पहली दफ़ा हुआ कि किसी एक हुकूमत को दूसरी दफ़ा मैंडेट दिया हो वहाँ के लोगों ने। तो इस एतबार से PTI के स्टेक्स जो हैं वो KPK की हद तक तो बहुत ज़्यादा हाई हैं। वहाँ पर डेंट डाला जा सकेगा उनकी जो मेजॉरिटी रही है हमेशा से या नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अगर ये इलेक्शन पिछले इलेक्शन की तरह से नहीं है, 2018 के इलेक्शन की तरह से, और बाकी सबको भी प्लेइंग फील्ड जो है वो मुसावी तौर पर मिल रही है, तो मेरे ख्याल से कुछ अपसेट्स जो है वो ज़रूर होने जा रहे हैं। जब मैं प्लेइंग फील्ड की बात करता हूं तो जनरल इम्प्रेशन ये है कि PTI को बाकी के मुल्क में कहीं भी कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने बहरहाल बड़े कामयाब जलसे, बड़े कामयाब रैलीज़ जो हैं और जुलूस जो हैं वो निकाले हैं KPK में। तो वहाँ वो ये नहीं कह सकते कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है। अब देखना ये है कि वो जो एक बड़ा धड़ा तकसीम हो के परवेज़ खटक की ज़ेर क़यादत एक नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना के बैठा हुआ है, जिसमें मेजॉरिटी इलेक्टेबल्स जो हैं वो शामिल हैं, जो वहाँ से पिछली हुकूमत में इलेक्ट होके और फिर अहम ओहदों के ऊपर फाइज हुए थे। रही बात आपकी वायलेंस की, यस, द मोस्ट वल्नरेबल प्रोविंस जो है वो बिल्कुल यकीनन KPK है, और वहाँ पर धमकियाँ भी मौजूद हैं, थ्रेट अलर्ट्स जो हैं वो जारी हो चुके हुए हैं। वो सारी फोर्सेस जो जिनका नाम लेना मेरे ख्याल से इस पर ज़रूरी नहीं है, सबको हमें मालूम है कि कौन है, ख़ास तौर से TTP, उसके हवाले से बहुत रिजर्वेशंस हैं, और तैयारी भी उसी के एतबार से है। जिस तरीके से फ़ौज की डिप्लॉयमेंट जो है बाकी मुल्क के हिस्सों में हो रही है, वहाँ भी हो रही है, तो यकीनी तौर पे हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारे जितने भी लॉ एनफोर्सर्स हैं वो अलर्ट होंगे और किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन जो है उसको संभालने के लिए तैयार होंगे। एक जो बुनियादी बात आपने शुरू में बिलावल की धमकी के हवाले से की थी, उस पर ज़रा सा मुख्तसरन अगर आप तबसरे की इजाज़त देंगी। पहली बात तो ये कि देखना यह है कि उन्होंने धमकी दी किसको है, और फिर यह है कि धमकी है क्या, और आखिरी सवाल ये है कि धमकी क्यों दी है। देखिए, वो इस वक्त पंजाब में और ख़ास तौर से लाहौर में जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके बारे में बहुत कंसर्न्ड है। उनका ख्याल ये है
कि अगर यहाँ से वो सीट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत होगी कि पीपल्स पार्टी पंजाब में रिसरेक्ट कर रही है। लेकिन चूंकि समझा जाता है कि लाहौर जो है वो PML का गढ़ है और PMLN की कैंपेन भी यहाँ पर काफ़ी है, अगर तो उनको अपनी सीट खतरे में दिखाई दे रही है और उन्होंने ये रिएक्ट किया है तो ये एक अलग बात है। लेकिन अदरवाइज़ धमकी जो इटसेल्फ धमकी है, जैसा कि मैंने कहा था कि धमकी है क्या, वो ये है कि लोग जो है वो बानी PTI को भूल जाएंगे। खुदा के वास्ते बिलावल साहब, एक ही महात्मा हमारे लिए काफ़ी था। डोंट ट्राई टू बी अनदर महात्मा फॉर अस। ना रियासत अफोर्ड कर सकती है, ना कौम अफोर्ड कर सकती है, और मेरा नहीं ख्याल कि आप भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। आपके जितने भी बड़े थे उनकी जो लेगेसी है वो अपनी जगह, लेकिन ये कि फ़ौज को इस तरह की धमकी उनमें से किसी ने भी नहीं दी थी। जी ठीक है ये सर, ये धमकी आमेज गुफ्तगू है। लेकिन आज हमने ये भी देखा कि मरियम नवाज साहबा ने भी अपनी आज टोन चेंज किया। आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर से भी बात की है, वो जो जेल में है या गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। आज उन्होंने भी इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा वेलकमिंग, एक अपीजिंग सी टोन नजर आई है। क्या आखिरी जलसा कसूर वाला कुछ बिलावल से सीखी है वो बुखारी साहब? क्विकली जी देखिए, गुजारिश ये है कि ये जिस तरह की तरफ आप इशारा कर रही हैं, यकीनी तौर पे ये एक वेलकम साइन है कि आप ऐसी गुफ्तगू करें जिससे इलेक्शन का माहौल जो है वो बेहतर हो, ख़राब ना हो। और जो ये टेंशन्स हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह बिलावल साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून अगर आएगी तो इंतकाम लेगी, जैसा कि माजी में करती रही है, मेरे ख्याल से उनके इस बयान में कोई सब्सटेंस नहीं है। क्योंकि वेंजियंस और जो रिवेंजिव पॉलिटिक्स है, मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग में उसका कहीं दूर तक शायबा आपको मिलेगा या कोई ऐसी मिसाल आपको मिलेगी कि उन्होंने कोई ऐसा इबरतनाक काम किया हो किसी अपने सियासी मुखालिफ के साथ। मुकदमात की हद तक तो ठीक है, वो कोई भी रजीम रही हो, उन्होंने दूसरे मुखालफिन के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए हैं, जिसकी इंतहा जो है वो पिछली रजीम ने कर दी थी, जो खड़े हो के चौकों में, जलसों में, जुलूसों में कहते थे किसी को नहीं छोड़ूंगा, जेलें भर दूंगा। उन्हें इसी काम से फुर्सत नहीं मिली, इसलिए उनके पास कोई वक्त ही नहीं था कोई और ढंग का काम करने का। लिहाजा आपने देखा कि जहाँ तक उनकी हुकूमत की कारकर्दगी का ताल्लुक है वो तो ज़ीरो थी, और नारेबाजी जो है वो तो बेपनाह थी। 90 दिन में क्या हो जाएगा, 100 दिन में क्या कर देंगे, वो सारा कुछ जो है वो हमारे सामने है। जी ठीक जी, मैं क्विकली अगर खबर नहीं हाशमी साहब, अगर आप कमेंट करना चाहें बिलावल के इस धमकी आमेज लहजे पर तो वो भी वेलकम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम KP के ऊपर फोकस करें तो मेरा सवाल आपसे ये, बहुत सारे PTI के लोग अब PTI के साथ नहीं है जो 2018 में जिन्होंने सीटें जीती थी, जैसे उस्मान खान तरकई हैं, अब वो पीपल्स पार्टी से सामने आ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल उनके अपने नेफ्यू हैं शहराम खान तरकई। एक तो ये मामला है, फिर नूर आलम खान वाली सीट का भी एक बड़ा मुबहम सा फैसला नजर आ रहा है। क्या आप देख रहे हैं इसमें? क्योंकि और हर कोई कैंडिडेट खड़ा कर रहा है, जैसे मतलब 5 कैंडिडेट्स खड़े हैं, एक PTI का, एक पीपल्स पार्टी से, एक नून से। ये तकल्लुफन है या वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश है? जी सना, बात यह है कि पहले बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो साहब ने जो धमकी दी है, ये धमकी बराह रास्त स्टैब्लिशमेंट को दी गई है। और ये आपके लिए शायद नई बात हो या किसी और के लिए नई बात हो, मैं इस धमकी का एक अरसा से, एक तवील अरसा से मुंतजिर था कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसी धमकी आएगी स्टैब्लिशमेंट को। और इसका मतलब ये है, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं कि सिंध जो है वहां की सूरत हाल जो है बलूचिस्तान की सूरत हाल जैसी हो सकती है। ये बिल्कुल मैं आपको क्लियर कहता हूं कि मैं बहुत अरसे से मुझे तवक्को थी कि कोई ना कोई स्टेज ऐसी आएगी कि जब स्टैब्लिशमेंट को पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसी धमकी दी जाएगी। अब जबकि बिलावल भुट्टो ये तसव्वुर किए बैठे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो फेवरेट हैं, स्टैब्लिशमेंट के फेवरेट हैं, तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये धमकी दी है। और जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के नताइज का ताल्लुक है, खुद हालात ऐसे पैदा किए गए हैं
कि पाकिस्तान में एक सियासी पार्टी जो अब पार्टी नहीं है, कालदम है, उसके जो नामजद आज़ाद उम्मीदवार हैं, मुझे उनके अक्सरियत में जीतने की उम्मीद नज़र आ रही है, इशारे नज़र आ रहे हैं। ये परवेज़ खटक साहब ने जो पार्टी बनाई है, पार्लियामेंटेरियंस, ये उसके सामने नहीं ठहर सकेगी। नवाज शरीफ साहब खुद भी उम्मीदवार हैं वहाँ से, मुझे नवाज शरीफ साहब भी कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपनी सीट ज़रूर निकालेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनके जो बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी कामयाब हो जाएं। तो वहाँ पर काफ़ी गंभीर सूरत हाल है, और मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत जो हाल है और जिन खदशात का शिकार हूँ, उन खदशात के पेश नज़र मैंने आज सिर्फ एक अखबार को मैंने नोट किया, एक अखबार को, बेशुमार अखबारात निकलते हैं कि 5 फरवरी को पाकिस्तान में, 8 फरवरी को इंतखाबात हैं और 5 फरवरी को जितने अमनो अमान के इश्यूज पूरे पाकिस्तान में सामने आए, माजी में आम इंतखाबात वाले दिन भी शायद इतने वाक़यात ना होते हों। अगर आपके पास टाइम है तो मैं डेरा इस्माइल खां से लेके लाहौर तक पूरी डिटेल आपको बता सकता हूँ। डेरा इस्माइल खां में तो बहुत बड़ा वाक़या हुआ कि 10 पुलिस एहलकार और 6 जख्मी हुए हैं। एक का कह रहे हैं, मैं आप वापस आके ये छोटा सा समराइज करेंगे आप? हम बात करते खावर नईम हाशमी साहब से, और हमारे बीजे मीर साहब और नबी चौधरी साहब की भी बारियां नहीं है। खावर साहब, अगर आप थोड़ा सा मुझे समराइज करके बता दें, डीआई खान से आपने कहा शुरू करेंगे, क्या फजल रहमान साहब इस बार जीत सकेंगे? अली अमीन गंडापुर से और फैसल करीम कुंडी साहब भी हैं इस मद्दे मुकाबले इस सीट पे। जी हाँ, मेरा अंदाज़ा है कि फजलुर रहमान साहब को बरतरी हासिल होगी। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब आपके पास आती हूँ नवीद चौधरी साहब, क्योंकि लॉयल्टीज बड़ी स्विच हुई हैं। इसमें हमने देखा शंदाना गुजार साहिबा जिस सीट से लड़ रही हैं NA30 से, वहाँ है अगेंस्ट नासिर मूसा ज़ई। अब नासिर मूसा ज़ई पहले PTI में थे और इस बार वो JUI फेस की तरफ से लड़ रहे होंगे। आपको लगता है एक फॉर्मर PTI और एक करंट PTI में कोई इस तरह की कोई बनेगी, कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है वोटर? देखिए, हमें एक चीज़ बड़ी क्लियर ध्यान में रखनी चाहिए कि KPK के अंदर भी इलेक्टेबल्स की सियासत है जी। आप डेरा इस्माइल खान से शुरू हो जाएं और फिर शहरी इलाके तक आ जाएं, फिर आप एक्स ट्राइबल एरिया वहाँ तक चले जाएं, तो वहाँ इलेक्टेबल की सियासत है। लोगों ने बहुत बड़े बड़े हुजरे बनाए हुए हैं, वहाँ दावतें देते हैं, वोटरों से रब्ता रखते हैं, मुसलसल गमी खुशी में जाते हैं उनकी, तो उनका अपना एक वोट बैंक है। ट्रेडिशनली ये मजहबी जमातों को यहाँ से बहुत ज़्यादा वोट मिलते हैं। ये जो एक मिथ बनी हुई है कि ये 2 मरतबा इन्होंने इलेक्शन जीता, उसमें हमें एक बात मद्देनजर रखनी होगी कि पहली दफ़ा एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया था कि जो तजर्बा KPK से शुरू किया गया है उसको वफाक तक भी लाया जाएगा। वफाकी हुकूमत भी उनको देनी थी, ये मामला भी हुआ। तरक्याती काम वहाँ नहीं हुए, आप ग्राउंड पे जाके देखें तो बड़ी परेशानी होगी कि, और आज भी आलम यह है कि वहाँ से लोग इलाज कराने, तालीम हासिल करने के लिए पंजाब आते हैं। अब मामला ये है कि JUI के साथ जो लोग मिल गए हैं वो इसलिए मिल गए हैं कि आपको याद होगा सुना कि जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरला था, जिसे हम कहते हैं कि गैर जानबदाराना इलेक्शन हुए थे इन ट्रू सेंस, कि उन्होंने ओपन छोड़ा और उन्होंने कहा लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा, चेक कर लेते हैं ना कि ये जो हमने इतनी मेहनत की है, वफाक में भी हमारी हुकूमत है, KPK में भी हमारी हुकूमत है, और फिर हमने इतने स्लोगन लगाए कि क्या बनाएगा। वो जब इलेक्शन हुए तो JUI जीत गई, यानी कि पेशावर शहर के अंदर JUI का मेयर आ गया। मेयर इलेक्शन जी, वो मेयर साहब आ गए, हाजी गुलाम अली साहब के साहबजादे। अच्छा, मामला भी ये है, और बाकी जगह पर भी उन्होंने अक्सरियत हासिल की। फिर हमने ये भी देखा कि जब बहुत दिन को अरूज था, वहाँ पर नौशहरा में इलेक्शन हो रहा है और वहाँ नून लीग का उम्मीदवार जीत गया परवेज़ खटक साहब के हल्के में, आपको याद होगा।
जी, तो जी। ये इलेक्टेबल की सियासत वहां मैटर करती है। एक फिर जो बात आपने की है कि ये जो स्विच कर रहे हैं पता नहीं चलेगा, ये कन्फ्यूजन तो बहरहाल रहेगी। ये हमने एक मिथ बना दी ना कि वो एक पीटीआई की वेव है, और मामला किसी हद तक है भी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इंतखाबी निशान नहीं है उनके पास। और एक जगह से यही मामला जो पंजाब में है वहाँ भी है कि एक जगह से 3-3, 4-4 लोग जो आज़ाद खड़े हुए हैं वो ये इंप्रेशन अपने तौर पर दे रहे हैं। फिर स्वाभी के अंदर मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुझे रिजल्ट का नहीं पता, अब तो ये तो परसों आएगा, लेकिन वहाँ असद कैसर साहब की पोजीशन भी कमज़ोर थी, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, हालांकि वो नॉन चेयर है। तो ये चैलेंजेस उनके लिए जो हैं इंतखाबी निशान के हवाले से वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार जो है, अब हमें समझना होगा कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस क्यों बनाई गई है। देखें, सिर्फ ये कह देना कि महमूद खान साहब, परवेज़ खटक साहब और बाकी लोग ये अलहदा हो गए और फिर पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस उन्होंने बना ली और सिर्फ सियासत करने के लिए बना ली। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जो है, जिस वक्त ये सारा जो भी सोच थी इसके पीछे वो ये थी कि जिस वक्त 9 मई के मामलात खुलेंगे और आगे जाके क्रैकडाउन होगा और उसके बाद जाहिर है उसके बहुत सारे नताइज हैं, जिसमें से एक मैं खदशा ज़ाहिर कर रहा हूँ, वैसे तो खबर छप चुकी है इस हवाले से 2 दिन पहले कि पीटीआई पर पाबंदी भी लग सकती है। ये भी एक इम्कान मौजूद है। बहरहाल जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनसे हलफ लिए जा रहे हैं वो हलफ लेके कितना कायम रहते हैं, क्या करते हैं। अगर वो जीत भी जाते हैं, जीतने के बाद फिर उनका अगला इम्तिहान है कि उन्होंने किसके साथ बैठना है। वो फैसला उन्होंने इंडिपेंडेंटली करना है या मारूज़ इरादे करना है। अगर उस वक्त तक हम देखें, आज ट्रायल शुरू हो गया है 9 मई का डैला जेल में, उस वक्त तक कोई फैसला इस हवाले से भी आ जाता है और फिर जो रिपोर्ट किया गया है एक सीरियस कॉरेस्पोंडेंट ने कि पार्टी पर पाबंदी भी लग सकती है, तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं है। ये एक मामला भी है। तो पीटीआई के लिए सूरत हाल को इतनी भी खुशगवार या उनके हक में नहीं है। अच्छा, फिर जो कुछ वहाँ इन्होंने शो स्ट्रेंथ तो किया है, मैं इनकार नहीं कर रहा, जलसा तो आज मौलाना फजल रहमान का भी बड़ा हुआ है, शेर अफजल मरवत साहब भी जलसे करते फिर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि वहाँ स्टेज से फायरिंग की गई है। वज़ाक़ता से वो जो लोग फायरिंग करने वाले हैं वो लग नहीं रहा कि मुकामी है। आल्दो अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है सरहदी एरिया की वजह से बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो कुछ इस तरह के मामला भी हैं। फिर वहाँ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज पर हमले किए गए हैं जिस पर अभी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ, गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं। ये सियासी बात की बात कर रहा हूँ मैं, उन टेररिस्टों की नहीं जो आके अटैक कर रहे हैं। अच्छा, ये मामला भी ड्रेस होने हैं। अगर मैं और आप ये समझ लें कि वो ये जो वाक़यात कर्क में जो वाक़या हुआ है या उससे पहले जो वाक़यात हुए हैं उनको ख़त्म कर लिया जाएगा, उनको पूछेगा ही नहीं, ये नहीं होगा। आई एम सॉरी, ये तो उन पर लाजमी उन्होंने उस पर भी एक क्रैकडाउन करना है। तो जितने उम्मीदवार हमायत याफ्ता खड़े हुए हैं पीटीआई के, उनके लिए फिर अगला मरला भी इम्तिहान का है। जीतने की सूरत में पहली बात है कि वो जीतें। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जिस चीज़ को हम प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं कर रहे वो ये है कि पूरे सूबे के अंदर इलेक्टेबल्स मौजूद हैं। आफ्ताब शेरपाव को मामूली आदमी है, जिस तरह से हराया गया था उनको हमें पता है। सराजुल हक साहब तो हमेशा जीते हैं मालाकंड से, उनको कैसे हराया गया। अच्छा, असफिंदर वली साहब को कैसे हराया गया, हमारे सामने है, कोई इसमें कोई राज नहीं है। किस तरीके से उस्मान खान तरकई साहब ने उनको हरवाया था। मैं जरा पीछे की बात भी चलूंगी। पीछे साहब, ये जो उस्मान खान तरकई है ये भी आपको इलेक्टेबल नजर आते हैं क्योंकि ये 2008 में भी जीतते हैं और ये अलग जमात के होते हैं। फिर उसके बाद भी असफदयार वली खान साहब, फिर 2013 में भी ये जीतते हैं, फिर 2018 में भी जीतते हैं एज ए पीटीआई कैंडिडेट। और अब वो जो है ही इज रनिंग फ्रॉम पीपल्स पार्टी, ही इज अ कैंडिडेट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ही इज रनिंग इट अगेंस्ट शाहराम तरकई जो उनके अपने नेफ्यू हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है क्या होगा? क्योंकि पीटीआई वाले कहते हैं एक लॉयलिस्ट वाला वोट जो होता है वो बड़ा काउंट करता है, लेकिन अगर वो इलेक्टेबल हैं तो उनके पास जाएंगे या शाहराम साहब के पास जाएंगे वोट्स? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो भी कैंडिडेट हम कहते हैं इलेक्टेबल है या लॉयलिस्ट है, ये जो डिटर्मिनिंग फोर्सेस होती हैं वो डिसाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने कुंडी साहब की बात की, मौलाना फजलुर रहमान की बात की, आप एक कैंडिडेट हम भूल गए, सेनेटर वकार, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कैंडिडेट्स देयर। अब वो देखेंगे कि हु सूट्स व्हाट। ये हमेशा हमने ये देखा है पॉलिटिक्स के अंदर कि जो सूटेबल होता है उसको आपने कैसे मनूवर करना है, क्या करना है। एंड वी नो कि वकार what he can do and what he can deliver. Now the question here arises, ये कैंडिडेट्स आप देखेंगे कि ये ऐसा पैराडाइम शिफ्ट आएगा, किसी को पता नहीं लगेगा क्या होगा। 65 ये पहले थे, इन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए, 72 आज पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस खड़े हो गए। ये सारा एक ऐसा लिटमस टेस्ट है
कि जिसको आप कभी डिटर्मिन कर ही नहीं सकते कौन किधर जाएगा, कौन क्या करेगा। लास्ट मिनट पे अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल इधर मुल्तान ले लें, जावेद हाशमी बैक्ड ऑफ इन फेवर ऑफ डोगर। तो ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी, अभी मैं समझता हूँ कल तक भी नज़र आ जाएंगी। यू डोंट नो, वी हैव अ वेरी सरप्राइजिंग इलेक्ट्रेट एंड इलेक्टोरल सिस्टम, हम फुल ऑफ सरप्राइजेस हैं। लेकिन जो मेन चीज़ इस वक्त आती है वो है कि बिलावल ने जो बात कर दी है लेवल प्लेइंग फील्ड की, आपने इन इलेक्शंस को डाउट में डाल दिया है। और फिर जो इनके वाले साहब ने पहले कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, और आज इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है, बिल्कुल आई एग्री विद बुखारी साहब, ऐसी स्टेटमेंट आई थिंक ये ज़रा प्रीमेच्योर है। आई थिंक somebody should be guiding him. He has a lot of future ahead of him. We expect a lot of things from him, and he's probably one of the only candidates कि जिनके पास कोई बैगेज नहीं है सना, and that is a great plus point for Bilawal. Baggage नहीं है, लेकिन he needs to control his words. That's what you're saying. Bukhari साहब, I just want to include you also, but आज हमारा फोकस है खैबर पख्तूनख्वा, और इसमें हम देख रहे हैं कि 713 जो कैंडिडेट्स हैं वो लड़ेंगे। 55 जब डिलिमिटेशन होगी 55 सीटें बन गई हैं नेशनल असेंबली की, और 1814 जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबली की सीटों के लिए लड़ेंगे, जो कि हैं 114। बुखारी साहब, इनमें खवातीन का बहुत बड़ा एक नंबर है, और उनके लिए जो बनाए हैं वोटिंग स्टेशन अलग मर्दों के लिए और अलग औरतों के लिए, उसमें भी कोई खास फर्क नहीं है। एक 4810 है मेल वोटर्स के लिए, और एक 4287 है फीमेल्स के लिए। आपको लगता है विमेन टर्नआउट इस बार होगा? देखिए, मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही सिमत में, सवाल भी आपका सही सिमत में है, और बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर बात की जाए। खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे में, जहाँ पर एक वक्त में ख़वातीन के वोट देने पर पाबंदी थी, मस्जिदों से और चौकों से ऐलान किया जाता था कि कोई खातून बाहर ना निकले वोट देने के लिए, वहाँ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इतनी ख़वातीन का आ जाना और नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के हलकों पर डायरेक्ट इलेक्शन में कंटेस्ट करना, आई थिंक इज़ ए वेरी इनकरेजिंग फीचर ऑफ दिस इलेक्शन। और इसी तरह से मुझे तवक्को है कि जब ख़वातीन कंटेस्ट करने निकल पड़ी हैं घर से, तो वोट देने से तो उनको अब कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर ख़वातीन वहाँ से निकल पड़ती हैं वोट के लिए, तो मेरे ख्याल से KPK का टर्नआउट जो है इज़ गोइंग टू बी मच बेटर दैन एनी पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन मैं इसे देखता हूँ। और एक बात जो अगर आप फिर मुझे इजाज़त देंगी, वो ये कि जो अभी हो रही थी यहाँ पर मौलाना फजल रहमान के हवाले से, तो आपको याद होगा जो 2018 का इलेक्शन था, उसमें ये बात मंजर आम पर भी आई थी और किसी हद तक इसमें सच्चाई भी थी कि ये फैसला किया गया था कि मौलाना को KPK की पॉलिटिक्स से उठा के बाहर फेंकना है, वरना उनकी वो सीट जो जल्दी पुश्ती सीट जिसको आप कह सकते हैं सर्टन सीट DI खान की, वहाँ से उनको कोई नहीं हरा सकता था। और इस दफ़ा आप देखिएगा कि इलेक्शन जैसा कि हम तवक्को कर रहे हैं कि फेयर एंड फ्री होंगे, तो अगर ये इस तरह से हुए तो आप देखिएगा कि टर्नआउट उनके हवाले से कैसे होता है। तो एक बात तो ये करना बहुत ज़रूरी थी, और दूसरी बात ये कि उनको पिछली दफ़ा क्यों हटाया गया था, उसकी वजूहत आप तलाश करने के लिए निकलें तो एक बात में वो कंसिस्टेंट रहे हैं, और वो 2014 के धरने से लेके कह रहे थे कि जो महात्मा खान साहब जो हैं ये यहूदी एजेंट हैं, ये यहूदी एजेंडे पर आए हैं, इफ़ माई कलीग्स बेयर मी आउट, तो वो तो हमें समझ में आता है। लेकिन अब हैविंग सेड दिस, मैं ये तवक्को करता हूँ और मैं अपील करता हूँ आपके इस प्रोग्राम की वसातत से कि पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी ख़वातीन अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकलें, क्योंकि 51% ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड इन द 4 वॉल्स ऑफ देयर हाउसेज। उनको निकल के बाहर बबांगे दोहल आके अपनी राय का इजहार करके ये साबित करना चाहिए कि जो फैसले ईवानों में बैठ के होते हैं उनसे वो उसी तरह मुतासर होती, बल्कि ज़्यादा मुतासर होती हैं। तो उनको भी राइट होना चाहिए कि वो आके अपना राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज करें और डिसाइड करें कि किसको वो ये हक देना चाहती हैं कि वो उनकी नुमाइंदगी करे। जी सना। जी हाशमी साहब, मैं आपसे कुछ चाहूंगी, क्योंकि ये बात की जा रही है कि JUF को बर्दरी हासिल हो सकती है और हम फिर बल्दियाती इंतखाबात भी एक लिटमस टेस्ट है वो हमारे सामने। लेकिन ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी जो वहाँ पर तकर्रुरियाँ हुई हैं निगरान सेटअप की, वो बहुत सारी JUF की मर्जी से भी हुई हैं, कुछ रिश्तेदारियाँ भी निभाई गई हैं। तो क्या इसका भी इम्पैक्ट आ सकता है इलेक्शन रिजल्ट्स पे? जी हाँ, मैं आज बल्कि उम्मीदवारों की जो फहरिस्त पे नज़र डाली है मैंने, तो मैं बहुत हैरान हुआ हूँ
कि जितनी रिश्तेदारियां मौजूदा इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में जितने रिश्तेदार लड़ रहे हैं, मतलब परवेज़ खटक आप एक जगह पे सूबाई नशिस्त पे अपने सगे भाई के मुकाबले में भी खड़े हुए हैं जी। तो ये सारी सूरत हाल में सना मैं जो पहले बात की थी उसकी कंटिन्यूटी में एक बात करना चाहूँगा कि KPK में जो हुकूमत साजी होगी इंतखाबात के बाद, उनका इन्हासार जो है वो इस बात पे होगा कि परवेज़ खटक जिन्होंने पार्लियामेंटेरियंस बनाई है वो कितनी जगह बना पाते हैं। अगर परवेज़ खटक साहब जो कि एक सरकारी सरपरस्ती में चल रहे हैं और वो उनका ख्याल है कि वो जो इमरान खान के हल्के हैं उनमें जगह बना लेंगे, जीतेंगे, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो सियासत और तरह की होगी। अगर परवेज़ खटक, जैसा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि वो इमरान खान की जगह फिल करेंगे, तो फिर मैं दोबारा कहूँगा कि ये जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं, आज़ाद उम्मीदवारान जो PTI के लोग हैं और आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं और जिनके बारे में अभी हमारे दोस्त ने कहा कि ये PTI बैन हो सकती है, मेरे ख्याल में PTI बैन हो ना हो, ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये अगर अक्सरियत में जीत गए तो वहाँ एक नई सियासी पार्टी वजूद में आएगी। नवीद चौधरी साहब, आपका रिस्पॉन्स इस पर, क्या आप समझते हैं क्या ये मुमकिन है? और क्या जिस तरह महमूद खान साहब भी अब नेशनल असेंबली की सीट लड़ रहे हैं, उनके दामाद और उनके 2 बेटे जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट लड़ रहे हैं, तो ये बाकी रिश्तेदारियां बहुत निभाई जा रही हैं। तो ये और जिस तरह से हमने मेरे पहले भी कहा, उस्मान खान तरकई वर्सेस शाहराम खान तरकई, मतलब ये तो अपने ही खानदान में झगड़े शुरू हो गए हैं। ये कैसे, क्या आपको लगता है इसका रिजल्ट होगा? अच्छा, ये चूंकि 2018 के इलेक्शन में सिमत का तयन था ना, तो ये पूरे के पूरे खानदान एक पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे। परवेज़ खटक साहब की फैमिली की जो ख़वातीन थी वो मखसूस नशिस्तों पर भी अरकान असम्बली थी, सूबे में भी और वफाक में भी। इस तरह तरकई साहब और उनके कज़न दोनों जो हैं, आतिफ क्या नाम है उनका, वो भी वजीर थे दोनों, आतिफ खान, ये सारे कज़न, ये सारे रिश्तेदार आपस में जी। तो ये नई चीज़ नहीं है, हर पार्टी के अंदर है ये। समर बलोर ने भी इलेक्शन लड़ा, वो कि अपने खानों की शहादत के बाद लड़ा, लेकिन ज़ाहिर वहीं बलोर साहब खुद भी, गुलाम बलोर साहब भी इलेक्शन लड़ते हैं, मौलाना भी, मौलाना के भाई भी, मौलाना के बेटे भी, असद यार वली साहब के बेटे भी, फिर अमीर हैदर होती, आपको पता है वो भी उनके बरादर नस्बती के बेटे हैं, भांजे हैं। तो ये सारा, ये तो पुराना चल रहा है सिलसिला। अब बात है कि आज़ाद उम्मीदवार कैसे जीतेंगे। देखें, हमें थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाकर बात करनी चाहिए। ये जो KPK में गवर्नमेंट बननी है, ये बननी है मखलूत। वजह क्या है उसकी? वजह उसकी ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो सेटअप बन गया ना अफ़गान तालिबान की हुकूमत का, ये बड़ी देर चलना है। ये खाम ख्याली है कि ये कोई 5-6 महीने में चलेगा, या कोई अमरीका आएगा, अटैक करेगा, फिर इनको पहाड़ पर चढ़ा, ये चलना है। वहाँ पर एक ऐसा सेटअप दरकार है कि जो बस बैठा रहे और फैसला साज कुव्वतें देखें कि मामलात को कैसे लेके चलना है। ज़ाहिर है बॉर्डर के हवाले से बड़े हसास इश्यूज़ हैं, 3-4 किस्म की असबीतें जिन्हें हम कहते हैं, आप उसको आसान तर्जुमा कर लें कि मुशाबतें ऐसी हैं जो KPK के लोगों में और उधर के लोगों में कॉमन है। ये फैक्टर भी देखना है। और वो तालिबान हुकूमत, अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है, वो बहुत अजीबोगरीब किस्म के मुतालबे भी कर रही है जो परेशान कुन भी हैं। खुद हमारे आर्मी चीफ से हवाले से वार्न भी कर चुके हैं। तो ये बड़ी, तो वहाँ जो KPK के अंदर हुकूमत बनने जा रही है, मेरा तज़िया है वो एक मखलूत हुकूमत होगी। इसीलिए मौलाना फजल रहमान नाराज़ हैं। उन्होंने कहा जी लेट होते हैं तो हो जाए इलेक्शन, जब मुझे नहीं आपने प्रॉपर अकोमोडेट करना, तो उन्होंने कहा लेकिन इंटरेस्टिंग बात पीछे की बात जाऊंगी, आखिरी में वापस बचा, वी टॉक नेक्स्ट वाले में बात करेंगे कि अब पीछे, क्योंकि मौलाना साहब जहां पर यहाँ सेफ नहीं है जलसे करने के लिए, वो ऐसे वक्त में अफगानिस्तान गए, ऐसा प्रोटोकॉल उनको मिला, तो ये तो बड़ी खुली दलील है कि ये तो बरतरी हासिल होगी इनको, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ मामला तो यही सेटल कर पाएंगे। नहीं, वी थिंक कि ये सेटल करवाएंगे। देखें, अंडर करंट्स बहुत हैं। अंडर करंट्स के ऊपर मौलाना साहब इज़ अ मास्टर।
इज अ मास्टर जगलर, जिस तरह हम जरदारी साहब को कहते हैं, ये फ्रंटियर के अंदर ही इज अ मास्टर जगलर एंड ही नोज हाउ टू कैपिचुलेट आपकी जो उधर की जो पॉलिटिक्स है. बट एट द एंड ऑफ द डे, नो मैटर व्हाट, जो इनका वोट है पीटीआई का, जो इमरान खान का वोट है, वो कोई नहीं छीन सकता. आप अगर छीनेगा तो फिर आपको पीटीआई का एक कैरेक्टर भी नजर आ जाएगा, आपको एक्चुअल रियल टाइम कैरेक्टर नजर आएगा. ये कौन है, क्या थे, कहां से आए, क्या ये एक पैराशूटिस्ट पार्टी थी, क्या थी. तो ये चीज जो है, जो हाशमी साहब ने भी बात की है, ये हमें नजर आएगी इन इलेक्शंस के बाद. ठीक है, ओके पीजे, आई एम गोइंग टू हैंड ओवर टू यू द प्रोग्राम. अब आप होस्ट कीजिएगा एंड आई विल एनालाइज. एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर पीजे साहब इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे. थैंक यू फॉर वाचिंग टिल नाउ एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम.